जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, क्लास 10th के साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसका फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट पूरा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए यानी तीसरे चैप्टर का, तो उसका वीडियो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट साइड में एंड स्क्रीन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबा के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अधिकतर आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन होता है वही आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। तो इसका आंसर लिखना है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, इसलिए जब खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबा के बर्तनों में रखा जाता है तो वह खराब हो जाता है। अतः खट्टे पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसे पीतल एवं तांबा के बर्तन में नहीं रखते हैं। मतलब जितना भी जो खट्टे पदार्थ होता है वो पीतल या तांबा के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। तो जब पीतल या तांबा के बर्तन में खट्टा पदार्थ को रखा जाता है तो वो जो होता है पीतल और तांबा से अभिक्रिया कर लेता है खट्टा पदार्थ, जिससे हानिकारक लवण बनता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लवण बनता है और वो खट्टा पदार्थ जो है वो खराब हो जाता है, इसलिए नहीं रखा जाता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल जो होता है किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। पूछा गया था कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। HCl एक अम्ल है और Na एक धातु है यानी सोडियम। जब अम्ल धातु अभिक्रिया करता है तो NaCl लवण बनता है और H2 गैस निकलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो हम लोग को लिखना है, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। मतलब कोई भी जो जलीय विलयन है तभी विद्युत का चालन कर सकता है जब उस विलयन से आयन, मतलब उस विलयन में आयन उपस्थित हो। तो जैसे ये अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल में H+ आयन होता है। ठीक है, H+ आयन के कारण ही जो है जल विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H+ आयन मतलब कोई भी विलयन में जब H+ आयन होता है तो वह विलयन अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और अम्ल भी 2 प्रकार का होता है। जब अधिक मात्रा में H+ आयन होता है तो वो प्रबल अम्ल होता है, और जब कम मात्रा में H+ आयन होता है तो दुर्बल अम्ल होता है। लिखा गया है, जो विलयन अधिक मात्रा में H+ आयन देता है वह प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो विलयन कम मात्रा में H+ आयन देता है वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। और फिर यहाँ पे लिखना है, जिस विलयन में इसके नीचे लिख लेना है, जिस विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है वह विलयन अम्लीय होता है। सीधा बात। ठीक है, इसके नीचे वाली लाइन में वो लिख लेना है, जिस विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है वह विलयन अम्लीय होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्षारकीय विलयन में आयन होते हैं। तो हमको लिखना है, हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन में जो H+ आयन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। क्षारकीय विलयन में H+ तथा OH के मध्य साम्य होता है,
तथा H+ की तुलना में OH आयन अधिक मात्रा में होते हैं। तो जो क्षारकीय विलयन होता है उसमें H+ आयन की अपेक्षा OH आयन अधिक होता है, अतः विलयन क्षारकीय होते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वर्षा जल है वो विद्युत का चालक क्यों करता है जबकि आश्रित जल नहीं करता है। तो लिखना है आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। हम लोगों ने पीछे देखा था कि कोई भी अम्ल मतलब कोई भी जो है विलयन तभी विद्युत का चालन करता है जब उसमें आयन उपस्थित हो। तो जो आश्रित जल है उसमें आयन नहीं रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन नहीं करता है। आयनों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। ठीक है, इसमें आयन उपस्थित नहीं रहता है आश्रित जल में। जबकि वर्षा के जल में अनेक अम्लीय गैस जैसे CO2, SO2 अशुद्धियों के रूप में घुली होती है। इन गैसों का घोल पानी को आयनीकृत कर देता है। जो वर्षा जल है, वर्षा जल में ये CO2, SO2 उपस्थित होता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ठीक है, उपस्थित होने के कारण वो जो जल है वर्षा जल वो अम्लीय हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, जिससे यह विद्युत का चालन करता है, जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो कोई भी पदार्थ जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो लिखना है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है तो जम जाता है, जिससे जिप्सम का निर्माण होता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने से बचाने के लिए उसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक, क्षारक लिखना है ऐसे करके, ठीक, क्षारक ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना है, क्षारक मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करती है, इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दो उदाहरण इसका पूछेगा एग्जाम में, इसका परिभाषा पूछेगा और एग्जाम्पल दो ठो पूछेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को पहला एग्जाम्पल लिख देना है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, लवण बन रहा है और जल बन रहा। फिर यहाँ पर देखना 2NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O, यहाँ पर भी ये लवण बना है, ये जल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताइए। तो पहला जो है धोने के सोडा का दो उपयोग, पहला उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। फिर दूसरा उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। अब बेकिंग सोडा का दो उपयोग, पावरोटी एवं केक बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, आपको राइट साइड में देखिएगा तीसरे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा होगा, अगर वो देखना है तो आप लोग देख सकते हो।